हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर कि 100 दिनों के अंदर हम आपको 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज को कवर करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर 12 वीडियोस हैं और वो 12 की 12 वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। जनरली प्रिंसिपल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब बेसिकली आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको किसी काम को कैसे करना चाहिए। तो मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हुए हैं जिन्होंने हमें बड़ी सारी गाइडलाइंस दी जिसकी हेल्प से हम रियल लाइफ में बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या एक्शंस नहीं लेने चाहिए, वो सब कुछ हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की फील्ड में भी बड़े सारे एक्सपर्ट लोग हुए हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। अगर हम उन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में फॉलो करें तो हम बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स दो एक्सपर्ट्स आएंगे। एक आएंगे हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको हम अभी शुरू करेंगे। उसके बाद एक आएंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको कि अगर हम फॉलो करें तो काम को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और उन्होंने 7 टेक्निक्स भी हमें दी हैं जिन टेक्निक्स को अगर आप बिजनेस के अंदर फॉलो करो तो उन बिजनेस को हम बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करेंगे वो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हेनरी फेयोल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रेंच नेशनल थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने लगभग 20 इयर्स तक काम करा। उसके अंदर उन्होंने बड़ी सारी चीजों को ऑब्जर्व करा। उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उन्होंने काफी सारे प्रिंसिपल्स डिराइव करे जो कि आज भी मैनेजर्स को रियल लाइफ में बिजनेस को मैनेज करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं वो 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने बनाया वो बनाया डिवीजन ऑफ वर्क। तो बड़ा सिंपल सा है। वो कहते हैं टोटल वर्क जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको आप स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर दो। टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक पर्टिकुलर जॉब एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल को दो जो कि बस उसी जॉब को करेगा, किसी दूसरी जॉब को नहीं करेगा। जब वो स्पेशलिस्ट उस काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट होने से उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। वो उस काम को टाइम पर भी कंप्लीट कर पाएगा, कम से कम कॉस्ट पे भी कंप्लीट कर पाएगा, जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट पे भी अप्लाई होगा और वर्कर्स पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब हम मैनेजमेंट के लेवल्स को डिस्कस करते हैं और हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। प्रोडक्शन के लिए अलग से फंक्शन बना दिया, मार्केटिंग के लिए अलग से फंक्शन बना दिया, फाइनेंस के लिए अलग से फंक्शन बना दिया। एक डिपार्टमेंट में जो एक इंडिविजुअल काम कर रहा है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म कर रहा है जिससे उस फंक्शन को बार बार परफॉर्म करने से वो इंडिविजुअल उस काम के अंदर परफेक्ट हो जाए। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू एफिशिएंसी। इफ अ वर्कर इज परफॉर्मिंग द सेम वर्क again and again, by repeating the work he will become perfect in that very work and he will produce better output for the organization. आउटपुट भी ज्यादा देगा, क्वांटिटी भी ज्यादा बनाएगा, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा बनाएगा, जो कि उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अगर एक ही वर्कर से सारा काम करवा लिया जाए, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना करा जाए, तो उस केस में वो सभी काम को एवरेज तरीके से तो कर देगा बट किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होगा। अगर हमें चाहिए कि हर कोई वर्कर अपने अपने काम में परफेक्ट हो तो उसको एक छोटा सा काम दिया जाए और उस काम को बार बार रिपीट करके वो इंडिविजुअल उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और उस वर्कर को भी फायदा होगा।
देन स्टूडेंट सेकंड जो प्रिंसिपल उन्होंने हमें दिया दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी का मतलब है राइट टू कमांड, राइट टू गेट ओबीडियंस। हम दूसरों को ऑर्डर्स दे सकें, दूसरे हमारी बात को ओबे करें, माने, तो इसका मतलब हमारे पास अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी, और यू कैन से ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। जो काम हमें दिया गया है उस काम को कंप्लीट करने की जो ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेवारी है, उसको हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं। स्टूडेंट्स अथॉरिटी भी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है ऑफिशियल अथॉरिटी, एक होती है अनऑफिशियल। ऑफिशियल अथॉरिटी को आप फॉर्मल अथॉरिटी भी कह सकते हैं, और अनऑफिशियल अथॉरिटी को आप इनफॉर्मल अथॉरिटी भी कह सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी है क्योंकि उसके पास एक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजर क्योंकि मैनेजर है तो उसके पास अथॉरिटी है, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल अथॉरिटी। और अगर उसकी पर्सनल क्वालिटीज की वजह से वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा अथॉरिटी एंजॉय करता है तो उसको हम इनफॉर्मल अथॉरिटी कह देते हैं। स्टूडेंट्स हेनरी फेयोल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, तो एम्प्लॉई जो है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो उस केस के अंदर वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट करें, सो दैट द एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू मिसयूज द अथॉरिटी। अगर ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो मिसयूज करेगा, तो हम नहीं चाहते कि वो मिसयूज करे, और अगर कम अथॉरिटी दे दी तो अपने काम को नहीं कर पाएगा। तो हमें इसके बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, जिससे कि ना तो अथॉरिटी का मिसयूज हो, ना ही काम को करने में कोई प्रॉब्लम आए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर इसमें क्या गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो यहां से आप कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। हमने मैनेजर्स को गाइडलाइंस दे दी कि आपने कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे बिहेव करना है, जिससे कि वो रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हमें गाइडेंस मिल रही है कि रियल लाइफ में जब मैनेजमेंट को प्रैक्टिस हम करें, रियल लाइफ में जब बिजनेस को मैनेज करें तो कैसे करें। एंड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजरियल एक्शन। हम जो एक्शंस लेंगे उसका इफेक्ट क्या आएगा हमें एडवांस में ही पता होगा, जिससे कि हम कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो बेसिकली हमें गाइडेंस मिल रही है, हमें एक हेल्प मिल रही है, जिससे कि रियल लाइफ के अंदर हम बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमारे सिलेबस में दो एक्सपर्ट्स हैं जिनके हम प्रिंसिपल्स करेंगे। एक है फेयोल, जिनके प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, और एक है एफडब्ल्यू टेलर, जिनके प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, और टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं और 7 टेक्निक्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो टेलर के 14 प्रिंसिपल्स को कर रहे हैं। उसमें से आज हम पहले 2 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हेनरी फेयोल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ही वॉज बोर्न इन 1841 और उनकी डेथ 1925 में हो गई थी। वो एक फ्रेंच नेशनल थे और माइनिंग इंजीनियर थे। एज 19-year-old इंजीनियर ही स्टार्टेड द माइनिंग कंपनी, अल्टीमेटली एक्टिंग एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने माइनिंग इंजीनियर कंपनी शुरू करी और बाद में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने। सबसे पहले जो मैनेजमेंट के आपने फंक्शंस पढ़ रखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हेनरी फेयोल ने ही वो प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए थे। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए और उनकी बुक में उन प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा गया है। बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, बट फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि उनकी बुक का नाम क्या था, उनका बर्थ कब हुआ, वो क्या थे, ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से फंक्शंस को आइडेंटिफाई करा। नॉलेज के लिए होना चाहिए, जनरली बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया करता है। देन जो मेन टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। बड़ा सिंपल सा है, एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स और जॉब। पूरे काम को छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर दीजिए।
A trained specialist is required to perform each job. अब हर एक पार्ट को एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट परफॉर्म करेगा. दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अब जब एक स्पेशलिस्ट उस काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा. दिस रिजल्ट्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट. एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी. Thus, in a company, we have separate departments for finance, marketing, production, human resource, etc. मैंने आपको बताया स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए, इसलिए हमने काम को डिवाइड कर रखा है अलग अलग से डिपार्टमेंट्स में, और एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही जैसी एक्टिविटीज होंगी. Fayol applies this principle to all kinds of work, technical as well as managerial. तो वो जो फेयोल है वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल खाली मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होगा या खाली वर्कर्स पे अप्लाई नहीं होगा, दोनों पे अप्लाई होगा. मैनेजमेंट के काम को भी डिवाइड कर देना चाहिए और वर्कर्स के काम को भी डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि एफिशिएंसी लेवल बढ़े. देन स्टूडेंट, सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने आपको बताया अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. अथॉरिटी का मतलब है आपके पास राइट है कि आप लोगों को ऑर्डर्स दे सको. अथॉरिटी का मतलब है आपके पास राइट है कि लोग आपकी बात को ओबे करें, फॉलो करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन टास्क. जो आपको काम दिया गया है उसको करने की जो ड्यूटी है, जो ऑब्लिगेशन है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे. टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी मैंने आपको बताया. एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है जिसको हम फॉर्मल अथॉरिटी कह देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और एक पर्सनल अथॉरिटी है जिसको हम इनफॉर्मल अथॉरिटी कह देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल क्वालिटीज. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फेयोल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना जरूरी है. एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. मतलब इतनी ज्यादा अथॉरिटी ना दे दें कि उसका मिसयूज होना शुरू हो जाए. At the same time, manager should have necessary authority to carry out the responsibility. लेकिन इतनी अथॉरिटी भी होना जरूरी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके. तो बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. एनसीईआरटी में इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है कि एक सेल्स मैनेजर को अगर एक डील को नेगोशिएट करना है तो उसके लिए उसको 60 डेज का क्रेडिट अलाउ करने की परमिशन होनी चाहिए, तभी वो 50 करोड़ की डील को फाइनलाइज कर पाएगा. बट कंपनी ने उसको 40 डेज की क्रेडिट देने की परमिशन दी तो वो डील को फाइनलाइज नहीं कर पाएगा. तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर कि हमने अथॉरिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी हमने कम दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो हमें उसको कम से कम 60 डेज का क्रेडिट की अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी. बट इसी एग्जांपल में अगर हम उसको 100 डेज क्रेडिट देने की परमिशन दे दें तो यहां पर हमने उसको अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, जिससे कि वो मिसमैच होगा और हो सकता है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करें. जैसे इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू सबऑर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर केस. अब कोई सबऑर्डिनेट अच्छे से काम नहीं करता तो मैनेजर को यह अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उसको पनिशमेंट कर सके. बट साथ के साथ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि पहले उसकी बात को सुने. अगर उसकी बात को सुने बिना वो उसको पनिशमेंट दे रहा है तो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज भी कर सकता है. तो बड़ा सिंपल सा है. There has to be a balance between authority and responsibility so that authority is not misused and at the same time employee is able to perform his responsibility in a proper way. तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे. तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूंगा कि आप इनके नोट्स साथ के साथ बनाते रहें जिससे कि बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो स्टूडेंट जल्दी ही मिलते हैं सेकंड डे के साथ, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए.